हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करने वाले हैं आलेख से, जो अभी रिसेंटली अनअकैडमी में वर्क कर रहे हैं। उनका एडिडास में भी हुआ था, टीसीएस से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की। उनकी जर्नी काफ़ी इंस्पिरेशनल है हमारे लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने 100% इंक्रीमेंट लिया अभी करंट ऑर्गेनाइजेशन में, फिर दूसरी बार उन्होंने 60% लिया। सबसे पहले उनका हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। हाय राहुल, हाय एवरीवन। सो मेरा नाम आलेख है और मैं 2019 ग्रेजुएट हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। और मैं एक छोटी सिटी से लाया करता हूँ मध्य प्रदेश में, इंदौर। एंड आई एम फ्रॉम टीयर 3 कॉलेज, तो मैं टीयर 3 कॉलेज से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग जर्नी जस्ट आफ्टर कॉलेज स्टार्ट कर दी थी विद टीसीएस। सो ऑन कैंपस तो ऑफर्स नहीं मिले थे। सो मैं टीसीएस ज्वाइन किया, सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इनिशियली। एंड लाइक आई मतलब मैंने वहाँ पे 8 से 9 महीने वर्क करा। एंड देन आई स्टार्टेड मतलब मैंने दूसरी कंपनीज में अप्लाई करना चालू कर दिया। और उस समय कोविड भी था, काफ़ी रिसेशन था, कंपनीज हायर नहीं करी थी, बट लकीली मुझे अनअकैडमी मिला एंड आई स्टार्टेड माय प्रोफेशनल जर्नी इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी फ्रॉम अनअकैडमी। और करेंटली मैं अनअकैडमी में मोबाइल प्लेटफॉर्म में काम करता हूँ एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो यस राहुल। सो कॉलेज जैसे तुम्हारा बहुत छोटा था, तो पहली जॉब लेने में आपको कितनी डिफिकल्टीज हुई टीसीएस लेने में? तो कॉलेज भी छोटा था और पॉइंटर्स भी काफ़ी कम थे, तो इनिशियली काफ़ी मुश्किल हुई थी जॉब लेने के लिए। बट कोडिंग स्किल्स कह सकता हूँ उस समय मेरी काफ़ी एवरेज थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं थी। तो टीसीएस में कंपटीशन होता था कोडविटा नाम से, तो मैंने उसमें अप्लाई करा था ओपन में। एंड उसमें मेरी कुछ 1200-1300 रैंक आई थी। और उसके बिहाफ पे मुझे टीसीएस में जॉब लग गया था। टीसीएस क्यों छोड़ी? टीसीएस के बाद अनअकैडमी क्यों जॉइन किया? टीसीएस छोड़ने का मेन रीज़न मेरा ये था कि थोड़ा जो वर्क था, वर्क मुझे इतना पसंद नहीं आया था, फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे थोड़ा डेवलपमेंट में ज़्यादा था। मैं टीसीएस में एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर काम करता था, मोस्टली डेवऑप्स पे काम करता था और कभी कभी बैकएंड पे काम करता था। बट मुझे लाइक ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाता था चीज़ों का, क्योंकि मोस्टली ऑन कॉल होते थे हम लोग वहाँ पे और मॉनिटरिंग करते रहते थे। तो डेवलपमेंट का ज़्यादा स्कोप नहीं था मेरे प्रोजेक्ट में। और जिस लोकेशन पे मैं था उसमें भी ज़्यादा स्कोप या ग्रोथ नहीं दिखी मुझे। और सैलरी भी ऑब्वियसली काफ़ी कम थी एंड ग्रोथ भी थोड़ी कम लग रही थी, मैंने सीनियर से बात की थी वहाँ पे। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि प्रोडक्ट बेस में ही जाना है अब तो, कुछ भी करके, यूनिकॉर्न हो या फांग हो कोई भी चलेगा, बट जाना प्रोडक्ट बेस में है। तो इसलिए मैंने फिर 3 महीने बाद, मतलब जॉब मेरी लगी थी अगस्त में, और 3 महीने बाद मैंने तैयारी करना चालू कर दिया था। फर्स्ट ईयर अनअकैडमी में 100% इंक्रीमेंट मिला, देन उसके बाद आपने सेकंड ईयर में 60%। ऐसे आपकी सैलरी भी काफ़ी बहुत अच्छी है, मैं रिवील नहीं कर सकता, बट हाँ, उनकी मैं रेंज बता सकता हूँ कि 25 टू 30-40 समथिंग लाइक। ऐसा क्या किया यार जो 100% इंक्रीमेंट लिया तुमने? सो फर्स्ट ईयर में तो एक्चुअली जब मैं अनअकैडमी ज्वाइन किया था, तो मेरा मुझे टेक स्टैक में बेसिकली एज सच कुछ आता नहीं था। मुझे सिर्फ मर्न स्टैक आता था, जो अनअकैडमी में यूज़ होता भी नहीं। तो एक्चुअल जो अनअकैडमी का टेक स्टैक था वो मुझे आता नहीं था। फर्स्ट ईयर में मैं जब ज्वाइन किया तो मुझे मोबाइल प्लेटफॉर्म टीम से साइन किया गया था। सो उसमें मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। काफ़ी मतलब डिलीवरीज टाइम टू टाइम करता था और काफ़ी तरीके से प्रोडक्ट इंजीनियर कर रहे थे। तो उसके बिहाफ पे जो फर्स्ट इंक्रीमेंट लगा था वो अराउंड 90 to 100 के बीच में लगा था। तो फर्स्ट इंक्रीमेंट उसके बेसिस पे लगा था। सेकेंड इंक्रीमेंट जब हुआ था अभी रिसेंट में 3 महीने पहले, जिसमें मुझे प्रमोट भी कर दिया था। तो उसमें एक्चुअली क्या हुआ था कि लास्ट ईयर एक्चुअली मुझे एंड्रॉयड नहीं आता था। मेरी रिएक्ट नेटिव पे वर्क करता था, मुझे एंड्रॉयड नेटिव नहीं आता था। बट इनिशियली अनअकैडमी ने डिसाइड किया था स्पॉन्टेनियसली, एक्चुअली इट वाज अ स्पॉन्टेनियस डिसीजन बाय अनअकैडमी, कि हम अपना जो ऐप है वो पूरा एंड्रॉयड नेटिव में शिफ्ट कर देते हैं। अब उसके ओके। अंदर मुझे इन्होंने बोला कि आपको भी काम करना पड़ेगा। अब मुझे एंड्रॉयड आता नहीं था एंड काफ़ी कम टाइम था एक्चुअली, डिलीवरी डिलीवरी काफ़ी ह्यूज थी और टाइम काफ़ी कम था। तो मैंने जल्दी से एंड्रॉयड सीखा, प्रोडक्शन लेवल का कोड लिखना सीखा। एंड आई
लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब काफ़ी चीज़ें सीखी उतने छोटे टाइम पीरियड में। एंड द डिलीवरी वाज रियली गुड। एंड उसके बाद फिर मेरा एंड्रॉयड की जर्नी चालू हो गई नेटिव में, एंड्रॉयड नेटिव की जर्नी चालू हो गई। एंड देन आई वाज वर्किंग विद पेमेंट स्कीम। तो वहाँ पे फिर मैंने काफ़ी पेमेंट वगैरह पे काम करा, काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाए, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी मेरी। तो मुझे अच्छा। लास्ट जो इंक्रीमेंट मिला उसके अंदर जो रेटिंग थी वो भी 4 आउट ऑफ 4 मिली थी। तो उसके बेसिस पे मुझे 60% हाइक दिया था। ओके, ओके। अभी आपका रिसेंटली एडिडास में भी हुआ था, राइट? अनअकैडमी में आप जब काम कर रहे थे। तो वो आपने अप्लाई कैसे करा और यूरोप आपने जॉइन भी नहीं करा, कैसे अप्लाई करा और जॉइन क्यों नहीं करा आपने? हाँ, तो रिसेंटली मुझे कुछ फ्रेंड्स ने बताया था कि आप ऑन साइट जाओ, वहाँ पे भी जॉब्स है अच्छी, अप्लाई करो। तो मैंने रिसर्च करना चालू करा कि कहाँ पे जो ऑन साइट है वहाँ पे जॉब्स इजीली मिल सकती है, मीन्स वीज़ा का कोई इशू नहीं आता। तो आई केम, मतलब मैंने देखा कि यूरोप एक ऐसी जगह है, और फिर सिंगापुर हो गया, और फिर कुछ और साउथ एशियन कंट्रीज़ हो गई जहाँ पे काफ़ी रिलैक्स्ड था वीज़ा को लेके। तो मैंने सबसे पहले तो यूरोप में अप्लाई करा कुछ 5-6 कंपनीज़ में, जैसे एडिडास हो गया, डिलीवरी हीरो हो गया, ऐसे हुँ, काफ़ी हुँ। सारी कंपनीज़ थी यूरोप की जहाँ पे मैंने अप्लाई करा था। तो हुँ, हुँ। मुझे लकीली एडिडास से कॉल आ गया था इंटरव्यू के लिए। सिंगापुरी कंपनी से भी कॉल आया था, बट सिंगापुर को मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया था जस्ट बिकॉज़ सिंगापुर के तरफ मेरा थोड़ा कम अलाइनमेंट था जाने का, मेरा हुँ, यूरोप पे हुँ। ज़्यादा अलाइनमेंट था। फिर प्रोसेस जो यूरोप की थी, कोई भी कंपनी में जिसमें भी मैंने अप्लाई करा था, जिसकी भी इंटरव्यू मेरे शेड्यूल हुए थे, सबकी प्रोसेस काफ़ी फास्ट थी। लाइक 1 वीक से 2 वीक में पूरा प्रोसेस हो जाता था उनका, और ऑफर लेटर आ जाता था। लाइक मैक्स टू मैक्स 3 वीक में आपका पूरा प्रोसेस होके ऑफर लेटर आपको मिल जाता था, या तो नहीं मिलता था। तो मुझे ऑफर लेटर मिले, एडिडास से मिला मेरे को सबसे पहला ऑफर लेटर यूरोप में, ऑस्ट्रिया लोकेशन के लिए। और कितने का मैंने मिला वो? कितने लाख का था? वो अराउंड 60 लैक्स टू 70 के बीच का था। वाह! 60 टू 70 लाख, काफ़ी अच्छा था। सबसे पहले रीज़न तो ये था कि एक्चुअली मैंने जॉइन नहीं करा उसे। कुछ रीज़न्स थे उसके। सबसे पहला रीज़न तो ये था कि दूसरी कंट्री थी, और ऑस्ट्रिया मेरा प्रेफर्ड लोकेशन भी नहीं था। मेरा प्रेफर्ड लोकेशन या तो जर्मनी होता, या तो लंदन वगैरह होता। ऑस्ट्रिया था, प्रेफर्ड लोकेशन ये था। दूसरा था टैक्सेस आर हाई, टैक्सेस काफ़ी हाई थे वहाँ पे। तो जब मैंने कैलकुलेट करा टैक्सेस और कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेके, तो मैंने ये रियलाइज़ करा कि जितना मैं इंडिया में बचा पा रहा हूँ, और जितना मैं इंडिया में सेव करके काफ़ी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जी पा रहा हूँ, उतना शायद मैं यूरोप में ना जी पाऊँ, स्पेशली ऑस्ट्रिया में। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इनिशियली काफ़ी फैक्टर्स इस टाइप के सोचे, और फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं जॉइन नहीं करता, और मैं इंडिया में ही प्रोग्रेस करने की कोशिश करूँगा फ्यूचर में। सो प्लेटफ़ॉर्म क्या-क्या हैं जो अगर हम बाहर के लिए अप्लाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? जैसे कॉल आ जाए? अ, सबसे बेस्ट जो मेरे एक्सपीरियंस में था वो था स्टैक ओवरफ्लो जॉब्स। स्टैक ओवरफ्लो जॉब्स पे आप अप्लाई करो, और आपको कुछ ही दिन में या तो रिजेक्शन का आ जाएगा, या तो एक्सेप्शन का आ जाएगा कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है या तो नहीं हुआ है। तो हुँ। ऐसा नहीं होगा कि आपको महीनों महीनों वेट करा रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है एचआर टीम से। तो ऐसा नहीं होगा, स्टैक ओवरफ्लो जॉब्स पे आपको जल्दी रिप्लाई आएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। लिंक्डइन पे भी मैंने अप्लाई करा था, बट लिंक्डइन पे मेरे साथ कुछ ही कंपनीज का इंटरव्यू शेड्यूल हो पाया था। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जो मेन प्रॉब्लम जो मुझे फेस हुआ था वो हुआ था कि कंपनी से मुझे रिप्लाई नहीं आता था कि आपका आगे इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। तो थोड़ा वो मेरे को लिंक्डइन से प्रॉब्लम लगे। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स थे जो अप्लाई करने में मुझे हेल्प करा था। और मैंने रिमोट जॉब्स के लिए भी अप्लाई करा था, रिमोट जॉब भी मेरी लगी थी। अ, उसका सीटीसी थोड़ा कम था, लेकिन लगी थी, पॉसिबल था रिमोट जॉब लगना, और वो मेरी लगी थी एंजल.को से। तो ओके। एंजल.को एक ऐसी वेबसाइट है जो स्टार्टअप के जॉब्स में स्पेशलाइज करती है, कि आपका स्टार्टअप में आपको अप्लाई करना है, या आपको कोई स्मॉल या यूनिकॉर्न्स भी उसमें रहती है काफ़ी सारी। तो वहाँ से मैंने अप्लाई करता था। 3 वेबसाइट मेरी काफ़ी फेवरेट वेबसाइट है जॉब अप्लाई करने के लिए।
यार आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एडिडास का? मतलब क्या-क्या पढ़ा, क्या-क्या पढ़ना चाहिए? अगर क्या-क्या किस टाइप के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एडिडास मोस्टली जो फ़ोकस था उनका, वो फ़ोकस था सिस्टम डिज़ाइन पे, लो लेवल डिज़ाइन पे। डीएस के क्वेश्चंस एक भी नहीं था। मतलब उनका जो इनिशियल राउंड हुआ था कोडिंग राउंड, उसमें डीएसए के 3 क्वेश्चन थे, वो भी एंड्रॉयड ऐप के अंदर आपको कोड करने थे एज़ एन एंड्रॉयड ऐप। तो वो बेसिक डीएसए क्वेश्चंस थे, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। बेसिक हैश टेबल को ले लो या अरेज़ के क्वेश्चन थे। अपार्ट फ्रॉम दैट जब एक्चुअल इंटरव्यूज़ हुए थे, वो एक्चुअल इंटरव्यूज़ मोस्टली लो लेवल डिज़ाइन पे थे। कि आप कैसे एक ऐप को कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया जाएगा आपको और आप किस तरह से उसको कोड करोगे। क्या-क्या यूज़ करोगे, क्या आर्किटेक्चर फ़ॉलो करोगे, एमवीवीएम यूज़ करोगे तो क्यों यूज़ करोगे, डैगर यूज़ करोगे तो क्यों यूज़ हुँ, करोगे। क्यों डिपेंडेंसी इंजेक्शन आप इम्पोर्टेंट है, रू डेटाबेस के लिए आप रूम यूज़ करोगे या कोई और डेटाबेस आप चूज़ करोगे। हाँ, तो सही बात। इस इस टाइप के मोस्टली प्लेटफ़ॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और अपने डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चन थे इंटरव्यूज़ में। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है दूसरी कंपनीज़ में जब मैंने इंटरव्यू दिया था और जिनमें नहीं भी हुआ था मेरा, तो उनके भी डीएसएल के क्वेश्चंस काफ़ी स्ट्रीमलाइन्ड होते थे। सी मीडियम लेवल के होते थे, ईज़ी टू मीडियम लेवल के, हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आते थे। मोस्टली यूरोप की कंट्रीज़ में मैंने यही कंपनीज़ में यही मैंने फेस करा है कि वो डिज़ाइन के रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, कि अगर आप बैकएंड पे काम करोगे तो आप कैसे डिज़ाइन करोगे? अगर आप फ्रंट एंड पे काम करोगे तो आप कैसे डिज़ाइन करोगे कोई भी ऐप? पीएस और डिज़ाइन सिस्टम का क्या वेटेज रहता है उधर? डीएस तो बेसिक आई थिंक इनफ है। फ़ोकस होना चाहिए, वो होना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स पे और बेसिक डिज़ाइनिंग पे। बेसिक डिज़ाइनिंग भी काफ़ी है, इनफ है सीनियर सॉफ्टवेयर के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ में। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ भी नहीं जाना है, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस वो जनरली पूछेंगे नहीं। हुँ, वो जनरली लो लेवल डिज़ाइन पे और बेसिक स्ट्रक्चर पे कि आप मतलब कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे कि अगर आप कोई मेथड लिखोगे, तो कैसे उस मेथड की आप गारंटी दोगे कि टेस्टेबल है कि नहीं है? तो कैसे आप ये टेस्टिंग केस बताओगे ज़्यादा लिखने चाहिए। हुँ, या हाँ, हुँ, तो कई सारे फैक्टर थे जैसे कि एडिडास में भी हुआ था, तो उसमें भी टेस्ट केसेस मैंने लिखे थे, जब कोड लिखा था तो। तो टेस्ट केसेस भी काफ़ी वो इवैल्यूएट करते हैं, उनके इसमें ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं जनरली कि अगर आप आपके कोड में टेस्ट केसेस यूनिट टेस्ट केसेस लिखोगे टाइम फ्रेम के अंदर तो आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे। तो टेस्ट केसेस पे यूनिट टेस्टिंग पे काफ़ी फोकस करते हैं। क्वेश्चंस भी रहते हैं इंटरव्यू में कि आप यूनिट टेस्ट केसेस कैसे लिखोगे? आपके मेथड्स आप कैसे बनाओगे कि ये टेस्टेबल रहे? तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस रहते हैं। इसके मतलब मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस हो गए जनरली। मशीन कोडिंग राउंड्स भी होते हैं और वो भी ईज़ी हो गए। बहुत अच्छा लगा आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला। आई थिंक ऑडियंस को भी काफ़ी सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, आलिफ। थैंक यू राहुल।